एमकॉम फाइनल ईएफएम स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये लेक्चर है। और जो भी स्टूडेंट्स एमकॉम फाइनल ईएफएम में इस साल आए हैं उनको मैं पेपर्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जैसे ही आप एमकॉम फाइनल में आते हैं तो पेपर सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको 3 कंपलसरी तो पढ़ने ही होते हैं। अब 3 कंपलसरी जो पेपर्स हैं हमारे, वो चाहे आप ईए ग्रुप लो या चाहे एफएम ग्रुप लो। तो यदि मान लो किसी बच्चे ने ईए ग्रुप लिया है तो 3 कंपलसरी और ईए ग्रुप के 2 ऑप्शनल पेपर उसको लेने होते हैं। ऐसे ही यदि किसी स्टूडेंट ने एफएम ग्रुप लिया है तो 3 कंपलसरी तो वो कॉमन है, मतलब चाहे ईए ग्रुप लो या एफएम ग्रुप लो, 3 कंपलसरी तो अपने कॉमन है। और एफएम ग्रुप के लिए उसको 2 ऑप्शनल पेपर लेने होंगे। तो अपने यहाँ कालाडेरा कॉलेज में जो हमने एमकॉम फाइनल ईएफएम के एफएम ग्रुप में 2 ऑप्शनल पेपर जो सेलेक्ट कर रखे हैं, वो हमारा पहला पेपर है बैंक मैनेजमेंट और दूसरा पेपर है मॉनेटरी पॉलिसी। तो आज मैं जो आपको जिस पेपर के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो पेपर है मेरा एफएम ग्रुप का बैंक मैनेजमेंट। इसमें भी जो फर्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो है हमारा द बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, यानी भारत में बैंकों का क्या स्ट्रक्चर है। उसमें भी जो मेन चीज़ फर्स्ट जो मैं डिस्कस करूँगी कि बैंक, क्योंकि हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो उसका इनिशियल वो समझे कि बैंक होती क्या है, बैंक का अर्थ क्या है, बैंक कहते किसको है। तो जैसे ही अपन बैंक में आते हैं तो बैंक में बैंक की डेफिनेशन या मीनिंग समझाने से पहले मैं ये कहूँगी कि बैंकों का विकास काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। मतलब डे बाय डे इसमें काफ़ी इनोवेशंस हो रहे हैं, नए इसमें आयाम आ रहे हैं, कहाँ से कहाँ हम बैंक में पहुँच गए हैं। तो आज की डेट में जो बैंकों को हम नाम देते हैं वो हम देते हैं मॉडर्न बैंक्स, आधुनिक बैंक। यानी आज हम ये कहें कि बैंक की परिभाषा या आधुनिक बैंक की परिभाषा या वाणिज्य बैंकों की परिभाषा या अर्थ एक ही बात होती है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि बैंक का अर्थ क्या है या वाणिज्य बैंकों का अर्थ क्या है। तो बैंक का तात्पर्य उस संस्था से होता है जो जनता से जमा के रूप में रुपया प्राप्त करती है और ऋण के रूप में या जमाकर्ताओं की मांग पर रुपया देती है। यानी बैंक क्या है? बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है कि जनता के पास जो डिपॉजिट्स रखी हुई है, जो पैसा रखा हुआ है, उनकी जो जमाएं हैं वो बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। और किसी को यदि लोन चाहिए या किसी को पैसा चाहिए जमाकर्ताओं की मांग पर, बैंक उनको पैसा प्रोवाइड भी करा देती है। सिंपल लैंग्वेज में या साधारण भाषा में हम कहें तो बैंक वे संस्थाएं हैं जो धन का लेन देन करती है। अब क्या हो रहा है कि आधुनिक युग में विकास के साथ साथ बैंकों के कार्यों में काफ़ी वृद्धि हुई है। यानी डे बाय डे, जैसे मैंने भी पहले भी बोला कि डे बाय डे हर दिन बैंकों के डेवलपमेंट में विकास होता जा रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ आपको देती हूँ कि आज से यदि 5 साल पहले अपन बैंकों की बात करें तो मुझे यदि मान लो पैसा निकालना है, पैसा जमा कराना है, मुझे किसी को पैसा देना है, मुझे किसी को से रेंट लेना है, मुझे किसी को रेंट देना है, मुझे मेरी कोई किस्त जमा करानी है, इन सब चीज़ों के लिए मुझे बैंक जाना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में मुझे इन सब चीज़ों के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे घर बैठ के नेट बैंकिंग के द्वारा अर्थात ऑनलाइन बैंकिंग के आधार पर ये सारे काम बहुत आसानी से कर सकती हूँ। और उसमें कई मायने में मैं आपसे कहूँगी कि कई सुविधाएं भी हैं, कई अच्छाई भी है, लेकिन हमें थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है, हमें थोड़ा सजग रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे कुछ कोड वर्ड्स होते हैं, कुछ कोड नंबर्स होते हैं, तो उनके बारे में हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो ये थोड़ी सी सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जब इतनी सारी सुविधाएं हमारे पास बैंक की आ गई हैं तो नेचुरल सी चीज़ है कि बैंकों की क्रियाएं जो हैं उनका एरिया भी बढ़ गया, उनका क्षेत्र भी बढ़ गया। जब इतना सब काम हो गया, इतना सब कुछ चल रहा है, और मैंने अभी बताया कि प्राचीन समय से बैंक है, लेकिन अब यदि आज की डेट में मीनिंग समझाने के बाद मैं आपसे कहूँ कि मैं अब आपको बैंक की परिभाषा देना चाहती हूँ, तो मेरे पास सबसे बड़ा विकल्प ऐसा नहीं है, कोई भी विकल्प मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं आपको 2 लाइनों में ये लिखवा दूँ कि बच्चों ये बैंक की परिभाषा है, इसको आप पढ़ लो, इसको आप याद कर लो, ये स्पष्ट शब्दों में बैंक की परिभाषा के रूप में ये कह सकते हैं। ऐसा नहीं है। बैंक की परिभाषा जो है
वो कई कई तरीके से अलग अलग दी गई है और मतलब अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे बैंक की परिभाषा को समझाने के लिए मैं आपसे कहूँ कि मैं 3 मेन पॉइंट समझाऊंगी इसमें। पहला जो मेरा पॉइंट है कि बैंक की परिभाषा जो शब्दकोशों में दी गई है, शब्दकोश मतलब जो मोटी मोटी डिक्शनरीज आपने देखी होंगी, तो उन डिक्शनरी में हम बैंक की परिभाषा देखें तो वहाँ क्या लिखा हुआ है। तो 2 डिक्शनरीज या 2 शब्दकोश मेन होते हैं हमारे। एक तो है वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार बैंक की क्या परिभाषा है, और दूसरी हमारी ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार बैंक की क्या परिभाषा है। तो 2 मेन है, वेबस्टर शब्दकोश और ऑक्सफोर्ड शब्दकोश। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम परिभाषा पढ़ते हैं तो क्या होता है कि इन दोनों परिभाषाओं में से हमको एक कोई सी भी याद कर लेनी है। वेबस्टर शब्दकोश याद कर लो या ऑक्सफोर्ड शब्दकोश याद कर लो। अब शब्दकोश के अनुसार या किसी भी चीज़ की या किसी भी मतलब लाइक किसी भी सब्जेक्ट पे या किसी भी विषय की जब हम परिभाषा लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ मैं बताती हूँ कि जैसे मैंने लिखा ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार, उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, उसके बाद एज इट इज़ डेफिनेशन, उसमें हमारा कोई भी शब्द इंक्लूड नहीं होगा, एज इट इज़ डेफिनेशन हम लिख देंगे और जैसे डेफिनेशन ख़त्म होती है उसको इन्वर्टेड कॉमा से हम बंद कर देंगे। मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताऊंगी प्रॉपर लिखने का तरीका भी मैं कि कैसे प्रॉपर लिखते हैं, लेकिन अभी आपको कैसे याद रखनी है कि वेबस्टर शब्दकोश और ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में से एक डेफिनेशन अपन को याद करनी है और उसको लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि विभिन्न राष्ट्रों के विधानों में जो बैंक की परिभाषाएं दी हुई है, यानी जितने राष्ट्र हैं उसके लॉज में, उनके कानून में, उनके नियम में, उनके विधान में बैंक की क्या क्या परिभाषाएं दी हुई है। तो यहाँ 3 मेन है। पहला है भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, दूसरा है ब्रिटिश विनिमय पत्र अधिनियम 1882 और तीसरा है अमेरिका के फेडरल कानून के अनुसार। 3 हैं यहाँ पर हमारे, उसमें हम तीनों में से वापस वही चीज़ कि हमको एक याद रखनी है और यहाँ मैं आपको रिकमेंडेड कर रही हूँ, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी याद रखनी है आपको। हम पहली वाली याद करेंगे, कौन सी, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949। और आज से, हालांकि आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी हमने पढ़ाया होगा कि ये हमेशा याद रखना है आपको कि भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम कब बना था, 1949 में, यानी इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब बना था, 1949 में। और हम इन तीनों में से वही परिभाषा हम याद करेंगे। तीसरी आती है कि समय समय पर अर्थशास्त्रियों द्वारा भी परिभाषाएं दी जाती हैं। तो बैंक की परिभाषा भी बहुत सारी अर्थशास्त्रियों द्वारा, बहुत सारे विद्वानों द्वारा दी गई। इसमें से मैं कुछ नाम आपको बताती हूँ। जैसे किलने हैं, प्रोफेसर किनले, प्रोफेसर हार्ट, प्रोफेसर चेयर्स, प्रोफेसर क्राउथर और प्रोफेसर फिंडले सिराज। अब इन सब में से आपको कोई भी 1-2 डेफिनेशन याद कर लेनी है। तो आपने क्या क्या परिभाषा में कैसे किया, एक याद कर ली शब्दकोश के अनुसार, एक याद कर ली राष्ट्र के विधान के अनुसार और 1 या 2 याद कर ली विद्वानों के अनुसार। उसके बाद आपको अपना एक पॉइंट खुद को बनाना है, उसको आपको हेडिंग देनी है निष्कर्ष। और निष्कर्ष में अपन को हमेशा कैसे लिखना है, हम लिखेंगे उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बैंक की कोई एक निश्चित परिभाषा देना बहुत कठिन है। यानी जितनी भी परिभाषाएं अपन ने पढ़ी हो उसके आधार पर हम बैंक की कोई स्पष्ट शब्दों में परिभाषा नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए मुद्रा और साख का लेन देन का काम करती है। यानी बैंक क्या कर रही है, जनता से मुद्रा प्राप्त कर रही है और जनता को साख के रूप में पैसे दे रही है। तो मेन काम क्या हो गया बैंक का कि वो जनता से या जनता के बीच में मुद्रा और साख का लेन देन करती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य तौर पर बैंक या वाणिज्य बैंक 2 प्रकार के होते हैं, अनुसूचित वाणिज्य बैंक या शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, और दूसरा होता है गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक या नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। यानी हिंदी में हम बोलें तो अनुसूचित वाणिज्य बैंक और दूसरा गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक।
और यदि इंग्लिश में मैं बोलूँ तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। अब इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है, कौन सी बैंक कौन सी कहलाती है, कौन सी बैंक कौन सी नहीं कहलाती है, तो मैं फर्स्ट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ अनुसूचित वाणिज्य बैंक। तो मेन चीज़ जो ध्यान में रखनी है ना, वो ये ध्यान में रखनी है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक वो बैंक होती हैं जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में लिखा हुआ होता है। यानी अनुसूचित वाणिज्य बैंक वही बैंक कहलाएंगी जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की सूची में लिखा हुआ होगा। यदि ये सूची में नाम नहीं है तो वो बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंक नहीं कहलाएंगी। अब अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कुछ निम्नलिखित कंडीशंस हैं जो पूरा करना पड़ता है। वो कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल तथा रिजर्व कोष कम से कम 5 लाख रुपए होने चाहिए। दूसरा है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कार्य अपने जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय कंपनी अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। और चौथा है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यानी 4 मेन पॉइंट हैं। पहला, इनकी पेड अप कैपिटल या रिजर्व 5 लाख रुपए होने चाहिए। इनको कोई भी कार्य अपने जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। ये भारतीय कंपनी अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होनी चाहिए और इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। इन चारों पॉइंट के अलावा अब रिजर्व बैंक को ये अधिकार होता है कि यदि कोई भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक इन शर्तों को पूरा नहीं कर रही है या असमर्थ है इन शर्तों को पूरा करने में, या उसका समापन हो जाता है या किसी भी अन्य कारण से वो बैंकिंग व्यवसाय को करने में असमर्थ है, तो रिजर्व बैंक उस बैंक का नाम द्वितीय अनुसूची से हटा देती है, अर्थात वो बैंक अनुसूचित कॉमर्शियल बैंक नहीं कहलाएगी। ये जितने भी अनुसूचित बैंक होते हैं या अपन ये कह लें कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक होते हैं, ये रिजर्व बैंक के सदस्य होते हैं। इनको रिजर्व बैंक के द्वारा कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त होते हैं। क्या क्या अधिकार है? इन बैंकों को रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों को प्रतिभूतियों पर ऋण स्वीकार करने, बिलों की पुनः कटौती करने, कोषों के हस्तांतरण करने का विशेष अधिकार होता है। अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक के पास अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात नगद के रूप में जमा कराना पड़ता है। अपने लेन देन का ब्यौरा प्रत्येक शुक्रवार को रिजर्व बैंक को भेजना होता है। रिजर्व बैंक का अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर पूरा नियंत्रण होता है और ये बैंक रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करते हैं। यानी वापस से मैं बोलूँ तो अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक के सदस्य होते हैं। रिजर्व बैंक इनको कुछ विशेष अधिकार देती है। अधिकारों में ये है कि प्रतिभूतियों पर ऋण स्वीकार करना, बिलों की पुनः कटौती करना, कोषों के हस्तांतरण करना। अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक के पास अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात कैश के रूप में रखना पड़ता है। इनको प्रत्येक शुक्रवार को अपने लेन देन का ब्यौरा रिजर्व बैंक के सामने प्रस्तुत करना होता है या भेजना होता है। रिजर्व बैंक का अनुसूचित बैंकों पर पूरा नियंत्रण होता है और अनुसूचित बैंक रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार कार्य करती है। अब दूसरी बैंक आती है अपनी गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक। तो सिंपल सी चीज़ है कि जिन बैंकों का नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में लिखा हुआ नहीं है, वो हमारी गैर अनुसूचित बैंक कहलाती हैं। और ये जो बैंक होती हैं, ये अनुसूचित बैंक बनने की जो 4 शर्तें हमने बताई थी अभी आगे, वो शर्तें ये पूरी नहीं करती है। लेकिन गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भी अपनी जमाओं का कुछ % भाग नकद के रूप में
रिज़र्व बैंक के पास रखना पड़ता है। महीने के अंत में यानी हर महीने पर इनको अपनी एक रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को सूचनाएं भेजनी पड़ती हैं। रिज़र्व बैंक की तरफ से इनको कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता। रिज़र्व बैंक का इनके ऊपर कोई पूरा नियंत्रण नहीं होता। इसी कारण से गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऊपर जनता का विश्वास भी कम होता है। इन बैंकों पर कंपनी अधिनियम की धाराओं के तहत रिज़र्व बैंक का आंशिक नियंत्रण रहता है। यानी हम ये कहें कि रिज़र्व बैंक का पूरा नियंत्रण नहीं रहता, लेकिन कंपनी अधिनियम की कुछ धाराओं के अंतर्गत इन पर आंशिक नियंत्रण रहता है और रिज़र्व बैंक इनको मुद्रा हस्तांतरण की सुविधा के द्वारा इनको मुद्रा हस्तांतरण की सुविधा दी जाती है। अब यदि लास्ट में यदि हम दोनों बैंकों की कंक्लूजन के रूप में कहें तो अनुसूचित वाणिज्य बैंक पे तो क्योंकि स्टूडेंट्स रिज़र्व बैंक का नियंत्रण है तो जनता का भी इन पर विश्वास होता है, और गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर रिज़र्व बैंक का नियंत्रण नहीं होता कंपैरेटिवली, या होता भी है तो बहुत कम होता है, वो भी कंपनी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत होता है, तो जनता पर इनका विश्वास नहीं होता। अनुसूचित वाणिज्य बैंक को प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को अपनी लेन देन का ब्यौरा रिज़र्व बैंक के पास भेजना पड़ता है, और गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को महीने में एक बार अपनी सूचनाएं भेजनी पड़ती हैं। दोनों ही बैंकों को अपनी जमा राशि का एक कुछ परसेंट भाग नकद के रूप में रिज़र्व बैंक के पास रखवाना होता है। ये हमारा डिफरेंस है कि गैर अनुसूचित बैंक और अनुसूचित बैंकों में क्या अंतर है। तो आज का लेक्चर मेरा यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि रिज़र्व बैंक के या बैंकों के या कॉमर्शियल बैंकों के फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।